नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नर्सेट अध्ययन में पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है नेट जेआरएफ के पेपर के लिए। तो बढ़ते हैं आज की प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न यहाँ से हम देखेंगे, अ, जो सुमिलित कीजिए, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए है। तो यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। आज जो है राजस्थानी जो है वह मालवा प्रदेश में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी कन्नौजी है और पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी है। बिहारी हिंदी भोजपुरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर घनानंद की रचना है विरह लीला, बोधा की रचना है विरह वारिस और सुदन की रचना है सुजान चरित और पद्माकर की है जग विनोद। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सुमिलित कीजिए। यह भी रचना और रचनाकारों को सुमिलित करना है। विज्ञान गीता केशवदास की है। ज्योत्सना सुमित्रानंदन पंत की है। नवरस सेठ गोविंद दास की है। देवमाया प्रपंच देवदत्ता देवदत्त की यह रचना है। अगला प्रश्न है, सूची एक, ये भी सुमिलित की करने का ही प्रश्न है। तो कविवचन सुधा यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। पत्रिका है कविवचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चलाई है। हिंदी प्रदीप जो है, हिंदी प्रदीप हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने संपादित की है। और ब्राह्मण पत्रिका जो है वह ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है। और सदादर्श पत्रिका जो है वह पत्रिका लाला श्रीनिवास दास की है। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए ही है यह भी, इसको भी हम सुमिलित करेंगे। यहाँ पर जो है मम्मट का समय जो है वह 11वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। और भामह का समय छठी सदी का मध्यकाल माना जाता है। और त्रिशंकु का समय जो है 9वीं सदी का आरंभ तथा विश्वनाथ का समय 14वीं सदी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ण्य विषयों को उनके संबंधित उपन्यासी व कथन दिए हुए विषय दिए हुए और वह विषय कौन से उपन्यास में किस आधार पर लिखा गया है, यह हमें पहचानना है। जैसे कि उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण यह किस उपन्यास में है। तो यह जो है समय सरगम उपन्यास में है। दलित जीवन की नागरीय वास्तविकताओं का चित्रण तो यह नाचो बहुत गोपाल उपन्यास में है। और यहाँ पर अगला है, पंजाब पर अंग्रेज़ों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खटोस पर लिखा गया उपन्यास जो है वह मायादास की माड़ी है। पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण पलती परिकथा में किया हुआ है। समय सरगम यह कृष्णा सोप्ती का उपन्यास है। नाचो बहुत गोपाल यह अमृतलाल नागर का है। मायादास की माड़ी यह भीष्म साहनी का उपन्यास है। और पलती परिकथा यह जो है फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण्य विषयों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर विषयों के सुमिलित करना है और हम करेंगे। वापसी कहानी जो है वह पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता को लेकर लिखी हुई है। तीसरी कसम कहानी जो आंचलिक तत्वों को है। और माया दर्पण यह नारी स्वतंत्रता की बात पर लिखी हुई है। परमात्मा का कुत्ता यह नगरीय जीवन की त्रासदी पर लिखी हुई कहानी है। वापसी उषा प्रियवदा की कहानी है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम यह फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। माया दर्पण यह कहानी निर्मल वर्मा की है तथा परमात्मा का कुत्ता यह कहानी मोहन राकेश की है। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। यहाँ पर अलमा कबूतरी जो कृति है वह मैत्री पुष्पा की है। और छिन्न मस्ता यह प्रभा खेतान का है। और सुखते चिनार यह मधु कांकरिया का है। परिजात नासिरा शर्मा का है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यह भी सुमिलित करना है और इसको हम सुमिलित करेंगे। यहाँ पर देखते हैं सुमिलित करने में, तो युवत्सु यह सत्याग्रही है। अश्वत्थामा पाशविक प्रतिहिंसक। और संजय जो है कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ है। विदुर जो है वह संशयग्रस्त है, यानी संशयित वृत्ति का है।
यहाँ पर रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो लोकायत यह 1964 में पंत की रचना है। आंसू यह 1925 प्रसाद की रचना है। भारत भारती 1912 मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। चित्ररेखा यह 1935 रामकुमार वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में यानी भाषाओं के विकास के क्रम में उसको हमें सही क्रम पहचाना है। तो पहली है प्राकृत, शोरशेनी, पूर्वी हिंदी और अब वर्तमान हिंदी। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय के कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम। यहाँ पर रघुवीर सहाय के कहानी कविता संग्रह का सही अनुक्रम पहचाना है। तो प्रथम है आत्महत्या के विरुद्ध जो 1967 में प्रकाशित हुआ था। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1979। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे प्रथम है एक टोकरी भर मिट्टी जो 1901 में प्रकाशित होती है। नहीं, हम नीचे ही देखेंगे। यहाँ पर एक टोकरी भर मिट्टी जो माधवराव सप्रे की कहानी 1901 में प्रकाशित होती है। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की जो 1902 में प्रकाशित होती है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है और जो 1903 में प्रकाशित होती है। दुल्हाई वाली बंग महिला लिखित कहानी यह 1907 में प्रकाशित होती है। तो यहाँ पर एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय और दुल्हाई वाली यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर जो है परिमल, लहर, ग्राम्य और दीपशिखा। तो यह परिमल का समय है 1930 जो निराला की रचना है। लहर 1935 जयशंकर प्रसाद की है। ग्राम्य 1940 पंत की रचना है। दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम। तो पाश्चात्य विद्वानों का है। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज का जो जन्म हुआ था वह 1972 में हुआ था। फर्डिनांड द सैक्सुलर यह 1857 में जन्मे थे। आईए रिचर्ड्स का जन्म 1893 और रोला बार्थ जो है वह 1915 में जन्मी थी। तो यहाँ पर पाश्चात्य विद्वानों का सही जन्म काल के अनुसार देखा जाए तो कॉलरिज प्रथम है, सैसुल 2 नंबर पर है, रिचर्ड्स 3 और लास्ट पे रोला बार्थ है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम। तो उपन्यासों में यह देवरानी जेठानी कहानी 1870 जो पंडित गौरीदत्त का है। वामा शिक्षक 1872 ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय का है। भागीरथी 1877 श्रद्धाराम फुलोरी का है। निशा हिंदू 1890 जो राधा कृष्ण दास का है। अगला प्रश्न है, वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम। तो अंधा युग के अंकों का सही क्रम यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला जो है वह है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, तीसरा जो है वह है अश्वत्थामा का अर्धव सत्य, चौथा गांधारी का शाप और पांचवा विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो यह क्रम सही है। यहाँ पर यह बहुत बार इसके अंधा युग के अंकों पर या पात्रों पर सवाल पूछा जाता है। यह 1955 में प्रकाशित नाटक अंधा युग डॉक्टर धर्मवीर भारती का जो है और यह एक गीति नाट्य है और महाभारत कथा के आधार पर लिखा हुआ यह नाट्य है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम, यह जन्मकाल के आधार पर। तो यहाँ पर जो है प्रथम है रामबक्श बेनीपुरी जो 1899 में जन्मे। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म 1906 में हुआ है। रामविलास शर्मा 1912, नलिन विलोचन शर्मा 1916। तो यहाँ पर रामबक्श बेनीपुरी, नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नलिन विलोचन शर्मा यह जो क्रम है सही है। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही व्यवस्थित कीजिए। यानी नामवर सिंह की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम लगाना है। तो यहाँ पर है देखो, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग जो 1952, छायावाद 1955, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है,
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर राजा नीरबंसिया जो हमारे पाठ्यक्रम में है और हमने लाइन टू लाइन पढ़ी है, इसी चैनल पर है। तो राजा नीरबंसिया 1957 कमलेश्वर की कहानी है। एक और जिंदगी 1961 मोहन राकेश की है। यही सच है 1967 मनु भंडारी की है। वाड़िचू 1978 भीष्म साहनी की कहानी है। यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दिए हैं, तो उसमें से सही और गलत की पहचान करनी है। साहित्य में लोक ही प्रमाण है, यानी साहित्य में लोग ही प्रमाण माने जाते हैं। लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रामाणिक करने के लिए शास्त्रीय परिमाणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये गलत है। साहित्य में लोक ही प्रमाण होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है। लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रामाणिक करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है, यह गलत है। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी कथन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर है देखो, स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, यानी स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। कथन 2 क्या कहता है? पितृसत्ता की व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं करता। बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर जो है गलत है। अगला यहाँ पर कथन में है वह स्थापना और तर्क का कथन है। यह स्थापना क्या कहते हैं, देखते हैं। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। हमारा जो पेन था वह पेन कहाँ चला गया, उसको यहाँ से लाएंगे हम। आ गया। फिर से चला गया हमारा पेन, हम फिर से लाएंगे उसको। तो यहाँ पर भी कथन दिया हुआ है, स्थापना और तर्क का है। कृष्ण भक्ति काव्य कृष्ण भक्ति काव्य व्रति के निष्कर्ष का दर्शन है। तर्क कहता है कि इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। तो यहाँ पर जो है दोनों सही है, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी ये कथन के प्रश्न हैं। छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। कथन कहता है तो वस्तुतः रीतिकाल श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात अवलंबन का आधार है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोनों गलत है, स्थापना और तर्क दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, काव्य का अवलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है, यानी काव्य का अवलंबन जो है विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। तो यहाँ पर ये गलत होता है। तर्क कहता है क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है, यह भी गलत होता है, यानी यहाँ पर दोनों गलत है। नहीं, दोनों नहीं, ये यहाँ पर तर्क सही है और स्थापना गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये अनुच्छेद का जो प्रश्न है पैसेज का, वह हम छोड़ देते हैं और अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है, जो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो है तुर्की जो है यह आर्य भाषाओं में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौनिक नहीं है। तो यहाँ पर पीला जो शब्द है वह रूढ़ है, लेकिन यौनिक शब्द नहीं है। अभी यहाँ पर रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, वह हम इसको यौनिक शब्द किसे कहते हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो पहले हम रूढ़ शब्द, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिसके खंड का कोई अर्थ न निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द हमेशा किसी एक अर्थ को या किसी एक विशेष वस्तु को पहचानने के लिए हम उसका उच्चारण करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। यानी वो रूढ़ी के आधार पर चलते हुए आ रहा है, उसको रूढ़ शब्द कहा जाता है। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिसके खंड का कोई अर्थ न निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, कान, यानी यह रूढ़ी परंपरागत चलते आ रहा है कि नाक जो है नाक की है,
तो यौनिक शब्द किसे कहते हैं देखते हैं। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो, यानी जो शब्द अन्य शब्द के योग से बना हो उसे यौनिक शब्द कहते हैं। तथा जिसके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौनिक शब्द, यानी किसी शब्द के प्रत्येक इसका अर्थ हो, उसको प्रत्येक खंड का अर्थ हो उसको यौनिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर घुड़ प्लस और साल, यहाँ पर घुड़ प्लस साल बनकर आग, आग और प्लस बबूल ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर अगला जो है वह यौनिक रूढ़ शब्द क्या होते हैं। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हैं, यानी जो शब्द अन्य योग के शब्दों से बने हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, यानी वो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हैं और उसका कोई एक विशिष्ट अर्थ निकलता है उसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबो अधिक धर, जैसे दशानन, उस प्रकार के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारसी का है। तो यहाँ पर जो है पारसी का शब्द दाग जो है पारसी का शब्द है। दाग पारसी का शब्द है। पारसी भाषा के अन्य शब्द, यानी पारसी भाषा के अन्य शब्द कौन से। आराम, अफसोस, खामोश, खरगोश, खुश, आमदनी, यह जो है यह फारसी भाषा के शब्द है। इस जबकि औरत, औरत अरबी भाषा का शब्द है। फीस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और हिंदी का फीस के लिए शुल्क शब्द है और औरत के लिए जो स्त्री शब्द हिंदी का है हमारे। अगला प्रश्न है नया लेखक, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपर्युक्त कथन किस लेखक के लिए कहा है। तो यह कथन जो है राम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा है। यह 2020 का प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचविडाल में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर पंचविडाल में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो है पंचविडाल में, एक मिनट, तो अहंकार शामिल नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अहंकार पंचविडाल में शामिल नहीं है। पंचविडाल क्या है। बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रबंध है, यानी जो बौद्धों ने कहे हुए जो पंचतंत्र है उसको ही बौद्ध शास्त्रों में पंचविडाल कहते हैं। तो शुक्ल जी के अनुसार उस पंचविडाल में क्या क्या आते हैं। आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, काम और मोक्ष, यह विडाल में आता है या पंचतंत्र में। अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी के पद्यों का, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है। तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कथन है काफ़ी लंबा चौड़ा। 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुत्थी उपर्युक्त वर्णमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचनाकार को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर आदि इत्यादि खंडों में अखंड मुंडकर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, इस किसी वृत्त संग्रह का इतिहास नहीं बन सकता। तो यह कथन किस आचार्यों का है, किस साहित्य लेखन का है। तो यह भी रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, यानी ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने सुझाया है। तो यह नामकरण जॉर्ज ग्लेसन ने सुझाया है। तो इसमें जो है जैसे कि काव्य कला, यह भी नामकरण दिया था और इसके पहले प्रश्न में हमने देखा है उनका नामकरण जो है वह नामकरण हम देखेंगे। जैसी का नामकरण यहाँ पर, तो जैसी का नामकरण है
चारण काल 700 से लेकर 1300 तक माना है। 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जैसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, कृति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यह जो नामकरण है, यह नामकरण ग्रियर्सन ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दव सहाव पयास, द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया? तो यह माइल धवल ने किया है साहित्यिक रूप में। यह माइल धवल की कृति है और यह जो है गाथा साहित्य प्राकृत में माइल धवल ने रूपांतरित किया है। दब साहव 50 अपभ्रंश भाषा यानी दब साहव 50 पयास, यह जो ग्रंथ है अपभ्रंश भाषा में है। इसके लेखक जो है देवसेन हैं और इनकी प्रसिद्ध कृति यानी देवसेन की प्रसिद्ध कृति है श्रावकाचार्य। 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादित किया है। श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने यानी श्रावकाचार ग्रंथों को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना मानी है। देवसेन कृत यानी देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, दर्शन सार, भाव प्रकाश, भाव संग्रह, आराधना सार तथा तत्वसार। यह जो है यह सब देवसेन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन और मदन दीवान खाने का वर्णन है? लाला मदन मोहन और दीवान खाने का वर्णन यह जो है परीक्षा गुरु उपन्यास में आया हुआ है, जो 1882 में रचित उपन्यास है और रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास माना है। और यह श्रद्धाराम फुलोरी का नूतन ब्रह्मचारी है, बालकृष्ण भट्ट का श्यामा स्वप्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? तो यहाँ पर नारद की वीणा यह जो है उदय शंकर भट्ट का नाटक नहीं है, नारद की वीणा। अगला प्रश्न है, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया गया है कि यानी रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, इस निबंध के बारे में है। तो यहाँ पर जो है करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। निबंध करुणा के संबंध में यह मंतव्य शुक्ल जी का नहीं है, यानी ये शुक्ल जी ने नहीं कहा है। शुक्ल जी ने अपने मनोवैज्ञानिक विकार संबंधी निबंध करुणा में यह निर्धारित किया है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। यानी रामचंद्र शुक्ल कृति करुणा जो है दुखात्मक वर्ग में आने वाला मन का जो विकार है, यानी दुख के समय मन में जो मन की जो अवस्था होती है उसको दुखात्मक वर्ग कहते हैं और उसको मनोविकार कहते हैं। करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होती है, यानी करुणा जो है पात्र अथवा विषय के दुख से उत्पन्न होती है। करुणा का अवलंब विषय करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वयस संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक आंकन का चित्रण किया है? तो यह शेखर जीवनी जो आगे द्वारा लिखित उपन्यास है, शेखर जीवनी। अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। तो महिला आंचल उपन्यास के कौन से पात्र नहीं है? तो यहाँ पर प्रशांत और कालिदास है, कमली और सुमृति दास है, हर गौरी सिंह और मंगला देवी भी है। यहाँ पर जो है श्रीधर और सरस्वती, यह महिला आंचल के पात्र नहीं। महिला आंचल उपन्यास रेणु द्वारा रचित 1954 में है और यह एक आंचलिक उपन्यास है। यहाँ पर महिला आंचल उपन्यास के पात्र देखते हैं, पात्र नहीं है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है। यानी नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, वो प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है, यह कथन कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में कहा है। नई कहानी जो है 1956 से प्रारंभ होती है, याद रखिए। अगला प्रश्न है,
शक्ति कवित्व बीज, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषा, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। यह जो है यह आचार्य मम्मट की उक्ति है तथा व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो दंडी ने जो है रसों की संख्या 8 मानी है। वह कौन कौन से है यहाँ पर वह भी देखते हैं हम। तो दंडी ने रसों की संख्या 8 मानी है और वह 8 रस कौन से है? श्रृंगार, हास्य, करुणा, बीज, भयानक, विभत्स, अद्भुत, रौद्र। यह जो है 8 रस दंडी ने माने हैं। अन्य कवि के अनुसार रसों की संख्या में धनंजय ने 9, यानी अन्य अन्य जो कवि है उन्होंने रसों की संख्या, धनंजय ने रसों की संख्या 9 मानी है, रुद्रट ने रसों की संख्या 10 मानी है, अभिनव गुप्त ने भी रस की संख्या 9 मानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो रिचर्ड जिसे संप्रेक्षण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के सादरीकरण का ही एक गुण है। यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? तो बिंबवाद का संबंध जो है एजरा पाउंड से है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के लिए विस्थापन का त्रास, सत्ता के प्रति मोह, यानी वो आदिवासी की विशेषता सत्ता के प्रति मोह, यानी आदिवासी जो है अपने सत्ता के लिए मोह नहीं करते हैं। जल जंगल जमीन के लिए लड़ते हैं, बिल्कुल सही है। जनजातियों के विस्थापन का त्रास, यानी यहाँ पर सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए, जनजातियों का विस्थापन के लिए और वह जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए ही वह लड़ते हैं, लेकिन खुद के सत्ता का मोह नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्लभ संतानों की रोगिणी पीली माता में कोई सी विवशता, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। यह जो कथन है मनु भंडारी का है। नहीं, मनु भंडारी का नहीं, महादेवी वर्मा का यह कथन है। यह महादेवी वर्मा का कथन है। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। तो स्त्री विमर्श की मूल स्थापना क्या है? सतीत्व ही स्त्रीत्व, यह जो है इसकी मूल स्थापना नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, मार्क्सवाद दर्शन के किस पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर असहमत थे? तो यहाँ पर जो है क्रांति में हिंसा का प्रयोग, इस बात से अंबेडकर असहमत थे, यानी इस बात का विरोध करते थे। क्रांति करनी है तो सही मार्ग से करो, सत्य मार्ग से करो, हिंसा से मत करो, ऐसा अंबेडकर का मानना था। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृति के वर्णवृत्तों में है, जिनमें अधिक परिणाम में रचना करना कठिन काम है। तो रामचंद्र शुक्ल ने यह किस ग्रंथ के बारे में कहा है? यह जो है यह प्रिय प्रवास के बारे में कहा है शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? तो यहाँ पर शुद्ध कविता की खोज, यह मुक्तिबोध की रचना नहीं है। यहाँ पर शुद्ध कविता की खोज, यह मुक्तिबोध की रचना नहीं है। यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। शुद्ध कविता की खोज दिनकर की अन्य रचना, यानी दिनकर की अन्य कविता रचनाएं देखते हैं। काव्य की भूमिका पंत प्रसाद और मैथिलीचरण गुप्त। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह मुक्तिबोध का है। कामायनी पुनर्विचार, यह भी मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? तो यहाँ पर 3 आदमियों का जिक्र किया है। एक
यहाँ देखते हैं, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में, एक मिनट, ये धूमिल ने रोटी और संसद कविता में तीन आदमियों का जिक्र किया है। धूमिल कहते हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा खाता है, तीसरा आदमी अ, तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। यानी यहाँ पर एक रोटी बनाने वाला, एक रोटी खाने वाला और एक जो है रोटी बेलता भी नहीं है और खाता भी नहीं, केवल उस रोटी से खेलने वाला, ऐसे तीन लोगों का जिक्र या वर्णन जो है रोटी और संसद कविता में धूमिल ने किया है। यह मैं फिर से पढ़ता हूँ यह पंक्ति। एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा खाता है, ती, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो यह पूरी कविता ही इतनी है। अगला प्रश्न है, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपनी सामर्थ्य से सूचित होता है। उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। तो उपयुक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्भव है? किस रचना की, यानी भारत भारती के भूमिका से लिया हुआ है। भारत भारती ये 1912 में प्रकाशित मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, तेरा मेरा अनु तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा मंतव्य है? तो यहाँ पर बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा दिखाई देती है जो कबीर की है। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि की? यह जो बिहारी के बारे में कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। नहीं, बिहारी के बारे में नहीं, यह विद्यापति के बारे में कहा है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो विद्यापति की रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, शैव वर्चस्व सार, यह जो है विद्यापति की रचनाएं हैं। और आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, यह रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में कहा है। अगला प्रश्न है, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा आधारित उपन्यास। यह जो है आपका बंटी, जो 1971 में प्रकाशित मनु भंडारी का उपन्यास है। मनु भंडारी के अन्य उपन्यास है यहाँ पर एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव और मनु भंडारी दोनों ने लिखा है। बेघर उपन्यास की लेखी, यानी बेघर उपन्यास जो है ममता कालिया का है। अनगुंज गीतांजलि, यह जो है लक्ष्मी दासी निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? जो लक्ष्मी दासी यह महिला अचल उपन्यास की पात्र है, जो 1954 में प्रकाशित उपन्यास फणिरात रेणुका उपन्यास है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला है? यानी गोदान उपन्यास का जो होरी राम जो पात्र है वह अवध प्रांत के किस प्रांत का या गांव का रहने वाला है? तो वह बेलारी गांव का रहने वाला है। यह 1936 में प्रकाशित उपन्यास प्रेमचंद का उपन्यास है, और यह प्रेमचंद का उपन्यास और साथ ही यह जो है कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है इस उपन्यास को। इसके बारे में थोड़ा सा तथ्य पढ़ते हैं। 1936 में उपन्यास किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। इसके लेखक प्रेमचंद है। अभी राही मासूम रजा के उपन्यास कौन से है? आधा गाँव 1967 में आधा गाँव उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव का चित्रण हुआ है, जो सैयद मुसलमानों की कथा पर है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी 1968 में, इसमें शिवपाल ने राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज की का वर्णन किया है। और प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि जो 1925 में प्रकाशित होता है, इसमें बनारस के पांडेपुर गांव का चित्रण हुआ है।
अभी यहाँ पर राग दरबारी उपन्यास के पात्र पूछे गए हैं। तो राग दरबारी उपन्यास के पात्र है यहाँ पर वैद्य जी, श्रीनाथ, रुपये बाबू, दरोगा, जोगनाथ, सनीचर, खन्ना, मास्टर, बद्री, पहलवान। यह जो है राग दरबारी उपन्यास के पात्र है। और राग दरबारी उपन्यास जो है 1868 में प्रकाशित हुआ है और यह श्रीलाल शुक्ल का लिखा हुआ उपन्यास है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। तो यहाँ पर उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई है। यह जो कहानी है यह हिंदी साहित्य में फ्लैशबैक शैली में या पूर्वदीप्ति शैली में लिखी हुई हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। यह 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी है, उसमें है बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो यह जो है कामना नाटक है। यहाँ पर वह कामना नाटक 1927 में प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, इतिहास के गड़े मुर्दों उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में अवांछनीय नहीं है। अपने जिस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही है, तो यह सन्यासी नाटक के बारे में कहा है। सन्यासी नाटक यह 1930 में प्रकाशित हुआ था। नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात की थी। अभी यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मिश्र के अन्य नाटक जो है मुक्ति का रहस्य 1932, सिंदूर की होली 1934, राजयोग 1933, सभी नाटक जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटक है यह। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। यह लहरों के राजहंस नाटक से है और लहरों के राजहंस नाटक यह जो है मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। 1963 में प्रकाशित यह नाटक था। यहाँ पर मोहन राकेश के नाटक जो है आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969 और उसके बाद लहरों के राजहंस 1963, यह मोहन राकेश के नाटक है। ध्रुव स्वामिनी 1933 में, यह ध्रुव स्वामिनी स्कंदगुप्त 1928, यह नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। अगला प्रश्न है, अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की कथा वस्तु में हुआ है। तो यहाँ पर जो है अंजू दीदी नाटक में हुआ है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं जो 1969 में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला की कौन सा भाग है। तो यह पहला भाग है। क्या भूलूं क्या याद करूं बच्चन की आत्मकथा का पहला भाग है और इसके हम 4 खंड है, 4 खंडों में 4 भागों में प्रकाशित यह आत्मकथा है। तो देखते हैं, पहला भाग 1969 क्या भूलूं क्या याद करो, द्वितीय भाग 1970 नीड़ का निर्माण फिर, तृतीय भाग 1978 बसेरे से दूर, चतुर्थ भाग 1985 10 द्वार से सोपान तक। यह 4 भाग जो है बच्चन की आत्मकथाओं के भाग है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति किस लेखक की है, यानी मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति किस लेखक की है। तो यह जो है विष्णु चंद्र शर्मा की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात है केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है। तो रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास के बारे में क्या क्या कहा है यहाँ पर देखेंगे। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, यह कहा है। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, यह भी कहा था। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल्य की धाक जमाना चाहते थे। यह जो बातें थी रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास के बारे में कही थी। अपनी रचनाओं में केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज न करके उसका खूब प्रयोग किया है। इसलिए शुक्ल जी ने
केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा, यानी केशवदास को शुक्ल जी कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए, यानी वह 343 में राजभाषा के बारे में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं यह देखते हैं। तो यहाँ पर कौन से प्रावधान किए गए हैं देखते हैं। यहाँ पर जो है बारे में प्रावधानों में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह कहा था। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा शामिल है, जबकि राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग गठित की बात की थी तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी में होने की बात असहमत है, यानी यह बात ही कही थी। अगला प्रश्न है, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर है। तो हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वरों में प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, यह सही है। और उसके बाद जो है वह है सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना। यह दो विषयों पर हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक है। यहाँ पर हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक देखते हैं। तो हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक के स्वर हरिकृष्ण प्रेमी प्रसाद युगिन, यानी प्रसाद युगिन ऐतिहासिक नाटककार है और वह ऐतिहासिक नाटककार है, तो उनके हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक देखते हैं। स्वप्न भंग 1940, आहुति 1940, उद्धार 1949, उद्धार 1949, प्रकाश स्तंभ 1954, कीर्ति स्तंभ 1955, शतरंज के खिलाड़ी 1955, संरक्षक 1958, सांपों की दृष्टि 1959, रक्तदान 1962, आन का मान 1962, अमर आन 1964, अमर बलिदान 1968, अमर पुत्री 1970। यह जो है यह हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक है और यह ऐतिहासिक नाटककार है और यह प्रसाद युगिन नाटककार है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो विश्वविद्यालय जीवन पर आधारित कौन से उपन्यास है? परिशिष्ट और चक्रव्यूह। यह दो उपन्यास जो है यह विश्वविद्यालय जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसके बारे में पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित परिशिष्ट जो उपन्यास है 1984 में प्रकाशित होता है और उसके बाद इस परिशिष्ट उपन्यास में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। यह गिरिराज किशोर का उपन्यास है, यानी वह परिशिष्ट उपन्यास गिरिराज किशोर का है और अपने अपने चेहरे यह 1994 में प्रकाशित उपन्यास प्रभा खेतान का है। अपने अपने चेहरे यह उपन्यास प्रभा खेतान का है। उसके बाद अपनी ज़मीन तलाशती हुई स्त्री, यह जो है रमी की कहानी है। जबकि धूप चाह रंग 1970 में गिरीश अस्ताना का उपन्यास है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध और रफ्तार की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि है। तो यहाँ पर राम भक्ति शाखा के कवि कौन कौन से है देखते हैं। तो राम भक्ति शाखा के कवि अग्रणी थे नाबादास एवं हृदयराम, यह राम भक्त शाखा के कवि है। अग्रदास की रचनाएं है राम ध्यान मंजरी, अष्टछाप की या रामाष्टछाप ध्यान मंजरी। जबकि नाबादास की रचनाओं में अष्टायाम, यानी नाबादास की रचनाओं में अष्टायाम और भक्तमाल है। हृदयराम और हनुमान नाटक 1923 है। स्वामी हरिदास कृष्ण भक्ति शाखा के सखी संप्रदाय के स्थापन करता थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। तो यहाँ पर स्त्री विमर्श पर आधारित कौन कौन से उपन्यास है? तो वह है एक जमीन अपनी, यह एक है, और उसके बाद है एक चितड़ा सुख। यह दो जो है उपन्यास है स्त्री विमर्श को उजागर करने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं चित्रा मुदगल के उपन्यास। चित्रा मुदगल के उपन्यास है आवाह गिलीगढ़, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। यह जो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा यह किन्नर विमर्श पर आधारित है। सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास है अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलस्ता। कृष्णा सोप्ती के उपन्यास मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे के। निर्मल वर्मा के उपन्यास है वे दिन, लाल टीन की छत,
रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य यह निर्मल वर्मा के उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन से हैं? तो यहाँ पर हम सभी वर्ण देखते हैं। सबसे प्रथम हम कंठ वर्ण देखते हैं। कंठ वर्णों में क ख ग घ और ड। तालव्य वर्ण है च छ ज झ त्र श और य। मूर्धन्य व्यंजन है ट ठ ड ढ न और श। दंत्य व्यंजन है त थ द और ध, यह दंत्य व्यंजन है। ओष्ठ्य व्यंजन है प फ ब भ म, यह ओष्ठ्य व्यंजन आते हैं। वत्स्य दंत्य मूल से न स र ल, यह वत्स्य व्यंजन है। और दंतस्त्य व्यंजन जो है वह व और फ है। अगला प्रश्न है, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। तो गिरिराज किशोर के हम यहाँ पर उपन्यास देखते हैं। जुगलबंदी और लोग, यह गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। अभी निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया कौन सी है, यह हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है निर्मल वर्मा की कहानी की दुनिया हताश और आत्मपरक नायकों की है। उसके बाद अकेलेपन और अलगाव की दुनिया है। यह निर्मल वर्मा की कहानियों की विशेषता भी है। अभी निर्मल वर्मा के यहाँ पर उपन्यास देखते हैं। वे दिन, लालटेन की छत, एक चितड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, यह जो है यह उपन्यास निर्मल वर्मा के हैं। अभी निर्मल वर्मा की कहानियाँ जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, परिंदे, यह जो है निर्मल वर्मा की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, रस के संबंध में कहा गया है। अभी रस के संदर्भ में क्या कहा है? रस को अलौकिक आनंद कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है, रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है, यह भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी, यानी रूपवाद की यहाँ पर अवधारणाएं कौन सी है वह हमें जानना है। तो यहाँ पर जो है रूपवाद की अवधारणाओं में रूसी रूपवाद के प्रति अवधारणाओं में रसवाद एवं मार्क्सवाद के, जबकि कलावाद एवं संरचनावाद रूसी रूपवाद के अनुकूल अवधारणाएं हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि चिंतामणि रसवादी आचार्य, यानी चिंतामणि जो है रसवादी आचार्य है। डॉक्टर नगेंद्र भी मूलतः रसवादी आलोचक है, यानी रसवादी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र है। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, लेनिन के विचारों का संग्रह है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। तो रामविलास शर्मा की कौन सी पुस्तकें हैं? तो वह है, देखो, प्रेमचंद और उनका युग, और उसके बाद है परंपरा का मूल्यांकन। यह दो रामविलास शर्मा की किताबें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषता कौन सी है? तो दिनकर की काव्य की विशेषता यहाँ पर है जातिवादी व्यवस्था का विरोध, और उसके बाद युद्ध का तात्विक चिंतन के शोषण का विरोध। यह जो दो है, यह दो दिनकर की काव्य की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की यहाँ पर कौन सी रचनाएं हैं? तो यहाँ पर जो है हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी, यह दो माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आगे के काव्य है। तो आगे की कौन कौन से काव्य है? तो यहाँ पर आगे के भग्नदूत और चिंता, यह दो काव्य है। भग्नदूत और चिंता, यह दो आगे के काव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? तो जयशंकर प्रसाद की यहाँ पर कौन सी कविताएं हैं, यह देखते हैं। तो मधुप गुनगुनाकार कह जाता है ए कौन कहानी यह अपनी, यह एक है उसकी पंक्ति। और उसके बाद जो है वह है, मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, यह दो है। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के पात्र है। तो झूठा सच उपन्यास के पात्र यहाँ पर कौन से है? तो तारा और जयदेव, यह झूठा सच उपन्यास के पात्र है, बाकी के नहीं है। तारा जो है जयदेव की बहन रहती है, जो जयदेवपुरी नाम से उपन्यास में प्रसिद्ध है।
जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। तो जगदीश चंद्र के उपन्यास यहाँ पर कौन से हैं? तो यहाँ पर धरती धन्ना अपना और मुट्ठी भर कांकर, यह 2 जगदीश चंद्र के उपन्यास है। मुट्ठी भर कांकर 1976 में प्रकाशित होता है और ये धरती धन्ना अपना 1972 में। निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए, यानी देवसेना के कौन से कथन है स्कंदगुप्त नाटक में, वह देखते हैं हम। यहाँ पर है, स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा प्रस्तुत किए गए गीतों में भरा नैनों में मन में रूप, किसी लचिया का अमल अनूप, एक शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र किरण, चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश, यह जो है देवसेना के गीत है स्कंदगुप्त नाटक में। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक रचनाओं में नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन, यानी उनके कौन कौन से प्रहसन हैं? तो यहाँ पर आंधेर नगरी यह एक प्रहसन है। तो यहाँ पर जहाँ पर सी ऑप्शन नहीं है वह गलत काटना होगा। तो आंधेर नगरी यह एक है। उसके बाद जो है वह है वैदिक हिंसा न भूति, यह 2 प्रहसन में आते हैं, वैदिक हिंसा न भूति और अंधेर नगरी। यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक डी सही होगा हमारा। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह, अभी शरद जोशी के निबंध कौन से हैं यहाँ पर? तो वह है जीप पर सवार इलिया और यंत्र तंत्र सर्वत्र। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो उनके निबंध संग्रह है यहाँ पर तुलसीदास चंदन घी से और अपनी अपनी बीमारी, यह 2 हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तक है। तो नामवर सिंह की कौन सी यहाँ पर पुस्तक है? तो वह है कहानी नहीं कहानी, और उसके बाद है साहित्य इतिहास और आलोचना, यह 2 नामवर सिंह की किताबें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई थी? तो कामायनी 1936 में प्रकाशित है। उसके बाद राम की शक्ति पूजा, यह 2 1936 में प्रकाशित हुई रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में खुसरो के बारे में शुक्ल क्या कहते हैं? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कहा गया है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, बिल्कुल सही है। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो मिलते थे। यह 3 कथन जो है रामचंद्र शुक्ल ने खुसरो के बारे में कही हुई है। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। यहाँ पर हम सुमिलित करेंगे। पश्चिमी हिंदी बुंदेली है, पूर्वी हिंदी बघेली है और बिहारी हिंदी मगही है, राजस्थानी हिंदी मेवाती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। तो यहाँ पर चिंतामणि त्रिपाठी का काव्य प्रकाश है, भूषण का छत्रसाल दशक है, देव का रसविलास है और लाल कवि का छत्र प्रकाश है। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए है और इसको हम सुमिलित करेंगे। विश्वम्भर का आहुति, विश्वम्भर जो है आहुति कहानी का पात्र है, जो प्रेमचंद की कहानी है। रंजीत मिसपाल कहानी का पात्र है और वह मोहन राकेश की कहानी है। रतन जो है माया दर्पण कहानी का पात्र है और वह निर्मल वर्मा की कहानी है। नवल किशोर यह दुलाई वाली कहानी का पात्र है और दुलाई वाली कहानी यह 1907 में प्रकाशित बंग महिला की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर आस्था और सौंदर्य जो 1961 में प्रकाशित रामविलास शर्मा का निबंध है। अनुसंधान और आलोचना 1961 डॉक्टर नगेंद्र की है। आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह का है। वाद विवाद संवाद 1979 नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर कविता संग्रह से सुमिलित करना है। तो यहाँ पर रघुवीर साय का जो कविता संग्रह है वो आत्महत्या के विरुद्ध, केदारनाथ सिंह का जमीन पक रही है, कुंवर नारायण का आत्मजयी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कांट की घटिया। अगला प्रश्न है,
आनंद कादम्बिनी पत्रिका जो है वह उसके संपादक प्रेमघन थे। समालोचन पत्रिका के संपादन चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। और भारतेंदु ने राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु पत्रिका के संपादक थे और सार सुधा नीति इसके संपादन सदानंद मिश्र थे। अब यहाँ पर उपन्यास और उसके पात्रों को मिलाना है। तो महंत और रामदास महिला आंचल के पात्र है, जो महिला सेठ पंचरात रेणु का उपन्यास है। मुराद अली यह तमस उपन्यास का पात्र है। भीष्म साहनी इसके लेखक है। कंचन यह झूठा सच की पात्र है, यह यशपाल का लिखा उपन्यास है। और कैलाश नाथ यह मानस का हंस उपन्यास का पात्र है, जो अमृतलाल नागर का लिखा हुआ है। यहाँ पर अगला है, यहाँ पर मालती जो है गैगरिन कहानी की पात्र है। श्यामनाथ चिप की दावत कहानी का पात्र है। उसके बाद देखते हैं कालीचरण पत्नी कहानी का पात्र है। और सुबोध जो है वह जिंदगी और गुलाब कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर से सुमिलित करना है और इसको हम सुमिलित करेंगे। सांग जो लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, वह हरियाणा में प्रसिद्ध है। नौटंकी उत्तर प्रदेश में है। माच जो है वह मालवा मध्य प्रदेश में है। और नाचा यह छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सुमिलित करना है। तो रम्य कल्पना यह सैमुअल टेलर कॉलरिज का है। मूल्य सिद्धांत आई.एस. रिचर्ड का है। परंपरा की अवधारणा टी.एस. इलियट का है। उत्तर आधुनिकता यह रोला बार्थ का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के अनुसार क्रम में, यानी भाषाओं के विकास के अनुक्रम। तो प्राचीन संस्कृत वैदिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत है। शौरसेनी पश्चिमी हिंदी राजस्थानी गुजराती पहाड़ी है। पश्चिमी हिंदी ब्रज बुंदेली कन्नौजी कौरवी या खड़ी बोली हरियाणवी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रह को प्रकाशन, यानी यहाँ पर निबंध संग्रह को प्रकाशन वर्ष के आधार पर मिलाना है। उसमें है देखो, प्रगतिशील साहित्य की समस्या है 1954, जो रामविलास शर्मा का है। टेढ़े पर हिमालय यह 1958 धर्मवीर भारती का है। गणमादन 1972 कुबेरनाथ का है। कला और जोखिम 1981 निर्मल वर्मा का है। तो आज के वीडियो में यहाँ पर रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।